Hello everyone, welcome to Team Vision. I am Natwar Singh and this video is the continuous part of our series of polity. So इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑल्सो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित कुछ बॉडीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनमें जो मेंबर्स है, उनके जो चेयरमैन है, चेयरमैन की अवधि है, टेन्योर कितना, वो सब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनके जो क्वेश्चन राइज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, काफी रैंडम क्वेश्चंस राइज हो जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन बॉडीज के बारे में। तो इनमें हम पढ़ेंगे कि इनका डिस्कस तो करेंगे हम काम क्या है, और जो बाकी जो टेन्योर है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे सारे ये मिलके काम करते हैं और काम क्या है, ये सब डिस्कस करने की इसमें कोशिश करेंगे। सबसे पहले जाते हैं कौन सी बॉडी। सबसे पहले बात आती है इलेक्शन कमीशन की बॉडी। इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने बहुत बार सुना होगा। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप 18 प्लस हो तो वोट भी क्या होगा। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, इनका काम क्या होता है, इलेक्शन करवाना। मेनली क्या होता है इनका काम, इलेक्शन करवाना। अब ये जो सेंट्रल का इलेक्शन कमीशन है, इनका कौन कौन से इलेक्शन करवाने का काम होता है। देखो, सबसे पहले जो सेंटर का इलेक्शन, जो भी पार्लियामेंट का इलेक्शन होते हैं एमपीज वाला, वो करवाने का इनका काम। लेजिस्लेटिव असेंबली वाला इलेक्शन करवाने का इनका काम, और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने के भी इनके काम होते हैं। इसमें पॉइंट एक नोट करने की बात है कि जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो इनके अंडर नहीं आते। इनके लिए उस पंचायत के इलेक्शन के लिए अलग से स्टेट पंचायत जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है अलग से बनाएगी इसके लिए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन काम क्या है, इलेक्शन करवाना। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन में होते कौन कौन है। आर्टिकल 324 में दिया गया इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन के एक इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, बाकी उनके अंडर वर्किंग जो मेंबर्स होते थे वो होते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे एज पर रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ कुछ इलेक्शन कमिश्नर भी ऐड कर दिए जाते हैं, इनको अपॉइंट कर दिया जाता है। और इसका जो पूरा जो पावर है अपॉइंट करने वाला, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। वो अपने हिसाब से कितने मर्जी भी इलेक्शन कमिश्नर ऐड कर सकता है। हाल फिलहाल में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर जो एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ एक और अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 324 में ये लिखा हुआ। प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर में के साथ में कितने साथी होंगे, कितने कमिश्नर होंगे, ओके। अब इनकी बात करते हैं, इसका टेन्योर कितने साल तक रह सकते हैं। एक पर्टिकुलर इलेक्शन कमिश्नर 6 साल तक रह सकते हैं, 6 साल या फिर 65 एज जब तक उसकी कंप्लीट नहीं होती, दोनों में से एक। या फिर पहले 6 साल हो गए या फिर उसने 65 एज अटेन कर ली, उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होते ही उसका रिटायरमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये उसकी हो गया टेन्योर, यहां तक वो दे सकता। अभी बात करें हाल फिलहाल में, आज की बात करें, अभी हाल फिलहाल में कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो हमारा नाम आएगा सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, ठीक है। ये आर्टिकल 324 में आता है, ये याद रखने जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट। फिर बात आ गई यूनियन पब्लिक, इलेक्शन कमीशन का काम और क्या होता है। देखो, पार्टीज को जो भी पार्टीज है उन पहले तो इलेक्शन करवाना और हर पार्टी को उनके सिंबल्स प्रोवाइड कराना, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। और डिलिमिटेशन करना कि कौन से एरिया से कहां से एरिया तक, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी तक कितने वोट्स आ सकते हैं, मतलब कौन से पॉपुलेशन वाइज ये डिलिमिटेशन करते हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या है, जो भी ये अपॉइंटमेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सर्विस है उनमें से जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, पर्सन का अपॉइंटमेंट होता है, वो ये करते हैं। एग्जाम कंडक्ट करवाना, एग्जाम से लेके पूरा प्रोसीजर कंडक्ट करवाना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एज ए ऑफिसर, तो ये काम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। ये एग्जाम करवाने का काम करती है यूपीएससी। आपने यूपीएससी के अगर आप एग्जाम देने वाले पर्सन हो तो आपने बहुत बार सुना होगा यूपीएससी के बारे में कि जो सीएससी का जो एग्जाम कराते हैं वो भी यूपीएससी करवाते हैं, सीडीएस वगैरह ये यूपीएससी करवाती है, काफी सारे एग्जाम करवाती है। तो इनका काम क्या होता है, एग्जाम करवाना और पूरा प्रोसीजर फॉलो करना, इनको सिलेक्ट करके देना, फिर इनको अपॉइंटमेंट देना, ठीक है। ये काम है यूपीएससी का। यूपीएससी में कितने मेंबर होते हैं, यूपीएससी के मेंबर भी कोई निर्धारित नहीं है। एक मेन यूपीएससी चेयरमैन होते हैं, फिर उनके जो भी अंडर में कितने भी जो मेंबर्स हो सकते हैं, नॉर्मली 10 से 11 मेंबर्स तक होते हैं पूरा कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये यूपीएससी का आर्टिकल कहां से आता है, आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक ये यूपीएससी का काम होता है। अभी जो हाल फिलहाल में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, यूपीएससी चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। अब बात करें कि जो भी अगर एक पार्लियामेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट है, जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट चल रही है,
अगर वो अपना कोई भी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अपॉइंट करना चाहते हैं तो उनको यूपीएससी की सलाह लेनी पड़ेगी, यूपीएससी की बात माननी पड़ेगी। ऐसे पर्टिकुलर वो बिना यूपीएससी से पूछे एक ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, मिनिमम 1 साल के लिए, फिर उनको यूपीएससी को स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी कि ये किस बेसिस पे सिलेक्ट हुआ। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अगर सिलेक्शन चाहता तो उसको यूपीएससी की मंजूरी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, ये हो गया हमारे यूपीएससी के बारे में। फिर आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे है, ये है स्टेट लेवल पे। सेम काम है, सेम ये इनका जो चेयरमैन वगैरह उनको अपॉइंट करने वाले गवर्नर हो जाते हैं, इनके जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट करने वाले प्रेसिडेंट हो जाते हैं। काम सेम ही है दोनों का। ओके, और हर स्टेट का अलग अलग होता है ये सर्विस कमीशन। अब आते हैं फाइनेंस कमीशन, पैसों के बारे में जो भी फाइनेंशियल कंडीशन, जो भी उसमें एडवाइस देना, जो भी काम करना, वो है फाइनेंस कमीशन का काम। इसमें जो मेंबर्स हैं वो फिक्स होते हैं। एक चीफ फाइनेंस कमिश्नर होता है, फिर इसके साथ में अलग 4 फाइनेंस कमिश्नर होते हैं। ठीक है, अभी जो फाइनेंस, जो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 280 में, 280 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, उसमें एक चेयरमैन होना चाहिए और 4 उनके सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए, आर्टिकल 280 में। अभी मेनली फाइनेंस कमिश्नर कौन है? अजय नारायण झा। अभी जो हाल फिलहाल में है अजय नारायण झा, ये चेंज होते रहते हैं अपने हिसाब से। तो फाइनेंस कमीशन के बाद आ गया नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग अलग कमीशन बनाए गए हैं। इनकी जो कल्चर है, इनके जो उनको बढ़ावा देना, जो भी हमने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि इनको रिजर्वेशन वगैरह जो भी चीज देना होता है, ये काम होता है नेशनल कमीशन फॉर एससी इनका अलग, शेड्यूल कास्ट का अलग, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इनका अलग होता है। ठीक है, फिर आता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज कम संख्या में है, उनके लिए भी एक ऑफिसर निर्धारित होता है, एक स्पेशल ऑफिसर निर्धारित होता है। ये दिया हुआ आर्टिकल 350B में, पर्टिकुलर स्टेट्स में, पर्टिकुलर सेंटर में अलग से एक ऑफिसर निर्धारित होता है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत आ जाता है। अगला है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो कंट्रोलर एंड कैग बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में आर्टिकल 148 में आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनका काफी रोल है, इनका काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल 148 आता है, ये काम करते हैं, ये जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है उनको ऑडिट करने के काम करते हैं। ये जो मेन पर्सन है, ये ऑडिट करने गवर्नमेंट, ये काम ही सिर्फ गवर्नमेंट के लिए करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए करते हैं। गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंसेस है उनको ऑडिट करने का काम करते हैं। ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी कोई भी हाउस, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, किसी में जाके बैठ सकते हैं, किसी प्रोसीडिंग में। बस राइट टू वोट नहीं होता, बस उनके अपने लिए ही जाके बैठ सकते हैं किसी में भी। अभी के मेन टेन्योर क्या होता है इनका? टेन्योर 6 साल, 65 ईयर्स, और सेम चीज होती है 6 ईयर्स एंड, या फिर पहले 6 साल कंप्लीट हो गए, या फिर पहले 65 ईयर्स एज अटेंड कर ले। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होती है इनके लिए। फिर आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76(1), ये होते हैं सरकारी वकील, सरकार के वकील, सरकार के लिए केस लड़ने वाले, उनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होते हैं आर्टिकल 76 के पार्ट 1 में इनका दिया गया है। मेन ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, के वेणुगोपाल, आपने कई बार सुना होगा अगर आप करंट अफेयर्स या फिर कुछ न्यूज फॉलो करते हैं तो। के वेणुगोपाल इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं और वकील होते हैं उनके। ठीक है, जो भी अटॉर्नी जनरल है, तो ये जो इनका स्पेशल काम होता है, ये सरकार के लिए करते हैं। ठीक है, मेन आ गया अब एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल सरकार के लिए करते हैं। ये एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो किसके लिए करते हैं? स्टेट सरकार के लिए। ऐसे पर्टिकुलर सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ा जो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में थी। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, हमने बाद में एज पर नीड और बनाया। ठीक है, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। सबसे पहला है नीति आयोग। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो नीति आयोग है ये 13 अगस्त 2014 में बना था। उससे पहले इसी का काम प्लानिंग कमीशन करता था। जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था वो ही नीति आयोग का काम करता था। मतलब प्लानिंग कमीशन को हटा के हमने अभी नीति आयोग ले लिया। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तब इन्होंने ये काम किया था।
प्लानिंग कमीशन क्या था, उसमें से क्या करते थे कि भाई 5 साल के लिए अलग से आगे से जाके प्लानिंग करते थे कि भाई आगे देश में क्या होगा। सेम नीति आयोग में यही करते हैं, बस थोड़ा स्पेसिफिक वे में करते हैं, कोई पर्टिकुलर साल के लिए नहीं करते हैं, हर पर्टिकुलर वे में करते हैं कि भाई आगे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्या क्या पॉलिसी लेके आगे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो सकता है। पर्टिकुलर जो भी डिसीजन लेते हैं सारे अलग से रिसर्च करके, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, ये लिया करते हैं। ठीक है, नीति आयोग का ये काम होता है डेवलप करना, सारी पॉलिसीज जो बनाते हैं उसमें से जो भी आपके पास रिकॉर्ड होंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड है, तो ही आप किसी के लिए काम कर सकते हैं, पर्टिकुलर कंट्री के लिए। तो ये काम करने का काम किसका, नीति आयोग का, पूरा रिसर्च करना, पूरा ग्राउंड लेवल पे लेकर आना। अब मेन क्वेश्चन आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, नीति आयोग का चेयरमैन, पर्टिकुलर चेयरमैन कौन होता है। तो इसमें दिया गया नीति आयोग के प्रोविजन में कि जो चेयरमैन होगा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होगा, जो भी उस समय पीएम होंगे इंडिया के, वही नीति आयोग के ऑटोमेटिक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। ठीक है, ये नीति आयोग के बारे में था। सेकेंडरी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको राइट्स दिए गए, ह्यूमन का राइट्स प्रोक्यूर रहे, वैसे ही रहे, इसलिए एक ह्यूमन राइट कमीशन बनाए। इनकी लिबर्टी, इक्वलिटी, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रियम्बल का जो भी मोटो है वो बना रहे, इसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये इंश्योर करता है कि किसी के साथ ह्यूमन राइट, जो भी ह्यूमन राइट किसी के हैं वो हनन नहीं हो, तो ये इंश्योर करता है। और बाकी इंपॉर्टेंट बहुत काम करता है ह्यूमन राइट के रिलेटेड। इसमें जो मेन देखो, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके जो ह्यूमन राइट कमिश्नर कौन होता है, जो टॉप पे होता है वो कौन होता है, वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है इनका चेयरमैन। और इनके पास जो भी 2 या 4 जो मेंबर होते हैं, 4 मेंबर होते हैं एक्स्ट्रा इनके पास, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। मतलब काफी इंपॉर्टेंट ये कमीशन है, इसमें इतने इंपॉर्टेंट लोग को बिठाया हुआ है। अभी हाल फिलहाल में कौन है कमिश्नर, नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर कौन है, उनका नाम है HL दत्तू। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, देखो कभी भी जो भी कंप्लेंट्स आती है किसी भी ऑफिशियल के रिलेटेड, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के रिलेटेड कैसे भी कंप्लेन आती है, जो कंप्लेन को जो उनके ऊपर काम करना, वो काम किसका होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। ठीक है, और जो पूरी कंप्लेन है उसका जो ब्यूरो है, ये इनका काम होता है सेंटर, इसको हम शॉर्ट में CIC बोल देते हैं। इनका काम होता है कि ये जो भी रिपोर्ट है, कंप्लेंट की रिपोर्ट है या फिर जो भी प्रोसेस हो रहा है, कंप्लेंट सोल्व हो रही है कि नहीं हो रही, ये प्रोसेस पूरा गवर्नमेंट को डाटा दिया जाता है, ये डाटा देते हैं, इनका काम ये है। इनमें एक मेन इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, प्लस इनके साथ में फिक्स दिया हुआ है कि 10 मेंबर्स होंगे। ठीक है, अभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, YK सिन्हा जिनको बोल सकते हैं हम। ठीक है, अभी इनका टेन्योर क्या होता है, कितने साल के लिए रहते हैं, ये 5 साल के लिए या फिर 65 ईयर्स एज हो जाएगी तब तक, 5 साल या 65 ईयर्स एज हो जाएगी तब तक। अगला बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर मतलब कोई भी जो करप्शन की केसेस आते हैं या फिर करप्शन की बात है, करप्शन को रोकने का काम होता है मेनली इनका। जो भी करप्शन के केसेस आते हैं उनको रोकने का काम होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का। इसमें जो इनका मेन कमिश्नर होता है वो 1 होते हैं, +2 इनके जो साथ में जो कमिश्नर होते हैं, चीफ कमिश्नर अलग होते हैं और कमिश्नर अलग होते हैं। तो ये फिक्स दिया हुआ कि कमिश्नर 1 होंगे और 2 इनके साथी में कमिश्नर हो गए। अभी मेन विजिलेंस कमिश्नर कौन है, संजय कोठारी। काम क्या है इनका, करप्शन के रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम CBI बोलते हैं। काफी सुना भी होगा इसके बारे में, CBI के बारे में। इनका काम क्या होता है, मेन डेप्थ में जाके कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना। इनका मोटो यही है कि मेन डेप्थ में जाके इन्वेस्टिगेशन करना, पूरा जो भी पर्टिकुलर केस का जितना डेप्थ में जा सके, अगर उसका नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो चाहिए केस एकदम सॉल्व होना चाहिए, तो जाता है CBI के पास। मतलब एक बार CBI के पास केस आ जाता तो पूरा डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन होगा इसका। तो ये काम है CBI का। अभी CBI के हाल फिलहाल में कौन है हेड, ये चेंज होते रहते हैं। अभी सुबोध कुमार जायसवाल है। अभी जिस समय वीडियो बन रहा है उस समय पर्टिकुलर ये सारे हैं। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तब पर्टिकुलर एक बार गूगल पे सर्च करके देख लेना कि ये हाल फिलहाल में कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकपाल एंड लोकायुक्त। देखो पावर के साथ जब भी हमारी जो कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी पावर्स दे रखी है। उन पावर का कोई लोग मिसयूज ना करे और या फिर लोगों को उस वजह से लोग तंग ना हो, लोगों की जो कंप्लेंट सुनी जाए उन पावर्स के खिलाफ। नहीं तो पावर्स तो दबा देगी जिनके पास भी पावर है। तो ये वो जो अगर लोगों की आवाज़ दबे नहीं, इनका काम होता है लोकपाल और लोकायुक्त का। मतलब अगर कोई भी
बड़े ऑफिशियल जिनके पास जो काफ़ी पावर हाई पोस्ट पे बैठा, उनके खिलाफ अगर कोई भी कंप्लेन है आपकी कि वो ढंग से काम नहीं कर रहे, हमारे साथ ये भेदभाव कर रहे हैं, तो इनकी कंप्लेन जाके आप कहाँ कर सकते हो? लोकपाल या लोकायुक्त के पास जाके इनकी कंप्लेन कर सकते हो। ये लोकपाल और लोकायुक्त भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आ जाता है। तो आज के वीडियो में यही था, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसमें हम ये जो काफ़ी नेग्लेक्टेड टॉपिक होते हैं, लेकिन इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट नाम के क्वेश्चन आ जाते हैं, और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये भी करके ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वीडियो जरूर देखें, अगर समझ में नहीं आता एक बार वापस देख लें, इसको याद करने की कोशिश करें, एक बार डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करती है। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। देखते रहे टीम विजन और हैप्पी स्टडी।